हेलो स्टूडेंट्स, मेरा यूट्यूब चैनल क्वेश्चन क्विज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग लेक्चर 4 की क्लास में पढ़ने वाले हैं अशोक महान के बारे में। अशोक महान एक शासक हुए हैं जो कि मौर्य साम्राज्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं और इनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर इन्हें अशोक महान के नाम से याद किया जाता है। तो हम जानते हैं अशोक महान के बारे में कुछ बातें जो कि आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अशोक महान के बारे में अगर हम बातें करें तो सबसे पहली बात यह है कि मौर्य साम्राज्य का एक प्रतापी राजा व बिंदुसार का पुत्र था अशोक। इसके साथ साथ अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और अपने राज्याभिषेक के 90वें वर्ष में वह अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में इसने कलिंग पर आक्रमण किया और जो कि 261 ईसा पूर्व में माना जाता है। कलिंग उड़ीसा का एक स्थान है और कलिंग का राजा खारवेल था उस समय तथा कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन परिवर्तन हुआ और वह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसे उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा दी गई थी। इसके साथ साथ उसने धम्म की नीति चलाई जो कि नैतिक शिक्षा से संबंध रखती थी और इसमें नैतिक नियम थे, जैसे बड़ों का आदर सम्मान करो, समाज में शांति बना के रखो, नेतृत्व और बंधुत्व की भावना से कार्य करो, शांति स्वयं रखो और दूसरे पक्ष की तरफ से भी शांति रखी जाए। इस प्रकार के कुछ नैतिक नियम थे जो कि धम्म की नीति के अंतर्गत अपनाए गए थे। और साथ ही साथ में मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा पुराण में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। इन 4 गुफाओं का नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। इन 4 गुफाओं का नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। इसके अलावा अशोक के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत उसके शिलालेख हैं और भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही शुरू किया और अशोक के शिलालेखों में ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक व अरमाइका लिपि का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी हैं जो कि अशोक के बारे में है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पोटेट्री पैंथलर ने की और इसकी संख्या 14 है। यानी अशोक के शिलालेखों की जो संख्या है वो 14 है। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। इससे पूर्व अशोक के अभिलेखों को कोई पढ़ नहीं सका था भारत में, लेकिन जेम्स प्रिंसेप वह पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने अशोक के लिखे गए शिलालेखों का अध्ययन किया और विश्व के सामने अशोक के बारे में वर्णन किया। अशोक के बारे में जो जानकारी है वो मुख्यतः अशोक के अभिलेख जो हैं उनसे प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों में 3 प्रकार के अभिलेखों को महत्व दिया जाता है। फर्स्ट, शिलालेख जिनकी संख्या 14 है। दूसरा, स्तंभलेख जिनकी संख्या 7 है और कुछ गुहालेख अर्थात गुफाओं में लिखे गए लेख। अगर हम बात करें शिलालेखों की तो कुल 14 शिलालेख हैं, जिनमें पहला शिलालेख में घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। और अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। इसके अलावा 5वां अभिलेख में धर्म महामात्र की नियुक्ति की बात कही गई है। 5वें अभिलेख में धर्म महामात्र की नियुक्ति की बात कही गई है। इसके अलावा 11वां अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है और 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की बात कही गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जिनमें उच्चारित बातों
के बारे में हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसके अलावा अगर स्तंभ लेखों की बात की जाए तो स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और कौशांबी अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। कौशांबी अभिलेख को रानी का अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्बीदेही में पाया गया है और अशोक के अभिलेख स्तंभ लेखों की संख्या मैंने बताई 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, परंतु वह 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अशोक ने कुछ गुहालेख भी लिखवाए। इसका अर्थ होता है गुफाओं में लिखे गए लेख, जैसे कि बराबर की गुफाएं जो कि बिहार में बनाई गई थीं आजीविकों के निवास हेतु। तो यह अशोक के अभिलेख थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक जो ध्यान रखने योग्य बात है वो यह है कि अशोक की धम्म नीति के कारण ही उसे इतिहास में अशोक महान कहा जाता है। अशोक की धम्म नीति के कारण ही उसे इतिहास में अशोक महान कहा जाता है, जो उसके परिवर्तन को दिखाती है कि किस तरीके से वह क्रूर से एक शांतिवादी व्यक्ति बन गया और पूरे विश्व ने उसको इस कार्य के लिए सराहा। यही कारण है कि अशोक को अशोक महान कहा जाता है। और मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था ताकि उसके प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। तो यह थी हमारी अशोक के बारे में जानकारी कि अशोक महान कौन था और अशोक महान किन कारणों से था। और अब इसके बाद हमारे कुछ ऐसे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय से संबंधित पूछे जाते हैं। तो हमारे कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि अभी हमने जो अध्ययन किया इसी के आधार पर है ये। पहला क्वेश्चन है कि कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी तोसली है, अभी हमने अध्ययन किया। कलिंग की राजधानी तोसली है। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? तो अशोक के अभिलेखों की खोज पोटेद्री पैंथेलर ने की। पोटेद्री पैंथेलर ने की। अगला प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 14 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक का महान क्यों कहा जाता है? तो अशोक को महान कहने का कारण है उसकी धम्म की नीति। धम्म की नीति, इसी कारण से अशोक को अशोक महान कहा जाता है। सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां शिलालेख जो है वो सबसे लंबा शिलालेख है। अशोक नाम किन अभिलेखों में मिलता है? मास्की व गुर्जरा अभिलेख में। मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कहाँ भेजा? तो उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो श्रीलंका भेजा। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अशोक महान से संबंधित। और अब इसके बाद समय हुआ है, कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन क्विज़ में 5 क्वेश्चन दिए थे करंट अफेयर से संबंधित, उनके आंसर जानने का और 5 नए क्वेश्चन आप लोगों को देने का। तो देखते हैं उसको। ये लेक्चर 3 में पूछे गए आपसे 5 सवाल हैं। पहला सवाल था हमारा कि स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका आंसर ऑप्शन बी है, आवास व शहरी मंत्रालय के द्वारा। सेकंड प्रश्न है हमारा, भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक न्यायालय किस राज्य ने शुरू किया? इसका आंसर बी है, ऑप्शन बी आंसर राइट है इसका, राजस्थान। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसका ऑप्शन बी इज़ राइट, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया।
अगला प्रश्न है हमारा 4। हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसमें भारत की रैंकिंग 135 रही। ऑप्शन सी इज़ राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन 5 है हमारा, मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, वे भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग से संबंध रखती हैं। तो ये हमारे 5 प्रश्न हैं जो कि लेक्चर 3 में आपसे पूछे गए थे, और आज लेक्चर 4 में मैं आपके सामने 5 नए प्रश्न रख रहा हूँ जिनके जवाब आप लोग खोजेंगे और मैं आप लोगों से कल डिस्कस करूँगा। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हैं। ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किसने जारी की। ऑप्शन ए वर्ल्ड सोशल फोरम, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी विश्व बैंक या ऑप्शन डी अंकटाड। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु चलाया गया अमृत महोत्सव को कब प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 2021, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2022, ऑप्शन सी 12 मार्च 2021 या ऑप्शन डी 6 अप्रैल 2022। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत में आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया जिससे उनकी कुल संख्या 75 हो गई। तब भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी ओडिशा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, वर्ष 2025 में होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी भारत। तो ये हमारे लेक्चर 4 के 5 करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं जो कि आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों के जवाब ढूंढें, कल मैं आपसे इनके आंसर्स डिस्कस करूंगा। और आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लग रही है इसे आप मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो लगातार बनाता रहूं। थैंक यू।